साथियों नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एमई 208 सेकेंड ईयर मैकेनिकल के पेपर और उसकी जो सेकंड यूनिट है उसी का टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आज हम स्पेसिफिकली इसके जो एमसीक्यू यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी एंथैल्पी और ऑप्शन डी एंट्रोपी। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक नई प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करता है, वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज़ है? एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम में जो डिसऑर्डर होता है उसका जो एक मेजर है वो एंट्रोपी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक जो नई प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम और ऑप्शन डी इन्फिनाइट। तो साथियों हम जानते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आइसेंट्रोपिक जैसे नाम से ही इनका इम्प्लाइड है कि इसमें जो एंट्रोपी है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है चेंज इन एंट्रोपी इज 0 यानी ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, for any reversible process the change in entropy of the system and surrounding is option A 0, option B unity, option C negative और option D positive। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी यानी चेंज इन यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। यानी चेंज इन यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग दे रखा है उससे वो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की यही खासियत है कि चेंज इन एंट्रोपी उसको कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 इससे मिलता जुलता जो थर्ड क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। इसमें फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज। साथियों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें और इसमें फ़र्क है, उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस था जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, जबकि क्वेश्चन नंबर पूछता है फोर्थ नंबर फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव और ऑप्शन डी इन्फिनाइट। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी जो सिस्टम का जो डिसऑर्डर है उसको मेज़र करने का एक प्रॉपर्टी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज होती है हमेशा। तो नेट चेंज इज पॉजिटिव यानी ऑप्शन मतलब बढ़ेगी तो चेंज पॉजिटिव होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव। Question number 5th, the processes of a Carnot cycles are first option A 2 adiabatic and 2 constant volume process, second 1 constant volume and 1 constant pressure and 2 isentropic, option C 2 adiabatic and 2 isothermals and option D 2 isothermals and 2 isentropics। साथियों हम लोग जानते हैं कि कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल है, उसमें 4 प्रोसेस होते हैं और 4 प्रोसेस के 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 आइसेंट्रोपिक यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। उसको जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का होगा ऑप्शन बी 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, आइसेंट्रोपिक फ्लो इज ऑप्शन ए इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, ऑप्शन बी आइडियल फ्लूइड फ्लो, ऑप्शन सी परफेक्ट गैस फ्लो और ऑप्शन डी रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। तो साथियों हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही जानते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं
कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, वो इसमें एंट्रोपी हमेशा चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, in a Carnot engine when the working substance give heat to the sink. Option A, the temperature of the sink increases. B, the temperature of the sink remain the same. The temperature of option C, the temperature of source decreases. And option D, the temperature of both sink and source decreases. तो साथियों हम लोग जानते हैं कि कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल है। तो इसमें जो सोर्स से हम हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, और जिस सिंक में हीट डिसिपेट करते हैं उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द टेम्परेचर ऑफ द सिंक रिमेन द सेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डज नॉट चेंज, और ऑप्शन डी विल इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिकल इंजन, और ऑप्शन ई भी दे रखा डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर। तो साथियों इसमें जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, उसका जो फार्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी T2 जो टेम्परेचर है वो सिंक का टेम्परेचर है, और T1 जो सोर्स का टेम्परेचर है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दे रहा है सोर्स इज इंक्रीज्ड, यानी अगर सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सेकंड टर्म है 1 माइनस, तो वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम लोग टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ए working substance, option B on the temperature of source only, third C on the temperature of sink only, option D on the temperature of both source and sink, और option E on the construction of engine। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, और इसकी जो एफिशिएंसी केवल डिपेंड करती है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन द टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक। Next question, question number 10. In a reversible cycle, the entropy of the system. In a reversible cycle, the entropy of the system. Option A increases, option B decreases, option C does not change, और option D first increases and decreases। साथियों हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्सिबल साइकिल में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, a frictionless heat engine can be 100% efficient only if its exhaust temperature is option number A equal to its input temperature, option B less than its input temperature, option C 0 degree centigrade, और option D 0 degree Kelvin। तो साथियों हीट इंजन जो फ्रिक्शनलेस हीट इंजन होता है, जिसमें कोई लॉस नहीं होता है, तो कार्नोट इंजन अपन मान सकते हैं। तो 100% एफिशिएंट कब होगा वो, जब उसकी एफिशिएंसी का जो फार्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ T2 टेम्परेचर है सिंक का और T1 टेम्परेचर है सोर्स का। तो हम जानते हैं कि अगर सेकंड टर्म इसकी 0 हो जाती है तो कार्नोट साइकिल 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। सेकंड टर्म जो है T2 अपॉन T1, यानी अगर T2 अगर 0 है, यानी 0 डिग्री कैल्विन, क्योंकि जो एफिशिएंसी के जो फॉर्मूले हैं उसमें हम लोग टेम्परेचर कैल्विन में ही लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही काउंट करते हैं। तो अगर T2 0 डिग्री कैल्विन है तो जो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री कैल्विन, यानी एक फ्रिक्शनलेस हीट इंजन 100% एफिशिएंट हो जाएगा अगर इस एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज 0 डिग्री कैल्विन। Question number 12. Kelvin-Planck's law deal with option A conservation of energy, option B conservation of heat, option C conservation of mass, or option D
कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हम लोग जानते हैं साथियों कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट है जो कि जो कहता है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी हीट इंजन चल एक सोर्स से ले और सारा उसको कन्वर्ट कर दे, यानी कोई हीट इनपुट ले और जितना हीट इनपुट लेता है उसको सारा का सारा 100% उसको मतलब कन्वर्ट कर दे वर्क में। तो साथियों इसमें जो करेक्ट आंसर है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, तो उसी का करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13, which of the following statement is correct according to Clausius statement of second law of thermodynamics? Option A, it is impossible to transfer heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. Second, option number B, it is impossible to transfer heat from a body at lower temperature to body at higher temperature without the aid of external source. Option C, it is possible to transfer heat from body at lower temperature to a body at higher temperature by using refrigeration cycle. और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो साथियों क्लॉसियस स्टेटमेंट यही कहता है कि विदाउट एक्सटर्नल जो ऐड के हम लोग जो हीट को लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हीट का जो नेचुरल फ्लो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर है। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ये गलत है क्योंकि पॉसिबल है लेकिन विथ एड ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। तो ये साथियों ये करेक्ट है, और ये थर्ड वाला भी इसका रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का है करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह साथियों आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज, और नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।